नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में और उसमें भी अपन लोग सामान्य ज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो देखें, ये दिल्ली पुलिस की किताबें हैं जिसका आप अध्ययन करें। सामान्य ज्ञान संविधान पाठ 3 क्वेश्चन 1, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? यानी ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 36, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 34 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 40। तो ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है जी? आर्टिकल 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में। इसी प्रकार एक आर्टिकल है आर्टिकल 36। यानी आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 36 में कहा गया है कि इसमें राज्य की परिभाषा है और इसमें विधानमंडल एवं कार्यपालिका दोनों आते हैं। इसी प्रकार एक आर्टिकल है आर्टिकल 48। यानी आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है? कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना चाहिए। ये बात कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 48 में है। और नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। तो ये जो अनुच्छेद हैं किससे संबंधित थे? ये आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित था। क्वेश्चन 2, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में समिति गठित की। यानी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सी समिति गठित की? ऑप्शन ए है केलकर समिति, ऑप्शन बी है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी है आबिद हुसैन और डी है सुरेश तेंदुलकर समिति। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सी समिति है जी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखें, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। तो ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है जी? भाग 4 क में। जबकि कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 51 क में है। और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। और जब जोड़े गए उस समय 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। जबकि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसी प्रकार एक समिति है सुरेश तेंदुलकर समिति। तो सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? यानी कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समानता रखना, ऑप्शन बी है अस्पृश्यता को बढ़ावा न देना, ऑप्शन सी है इस्तेमाल न करना और ऑप्शन डी है देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है जी? मौलिक कर्तव्य डी है। यानी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। जबकि जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। जबकि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो कौन सा इसमें मौलिक कर्तव्य है? देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें? सेवा करें। जैसे ये ऑप्शन ये है कानून के समक्ष समानता रखना। यानी ये बात
कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण आर्टिकल 14 में है। इसी प्रकार ये अस्पृश्यता का है, ये आर्टिकल 17 में है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन डी है, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। क्वेश्चन 4, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो देखें, ऑप्शन ए है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका क्या करें? पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करें? रक्षा करें और उपयोग सभी। तो ये तीनों के तीनों मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ जो मैं आपको बताऊं, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। यहाँ पर राष्ट्रगीत शब्द नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रगीत शब्द नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखें। यानी राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र आदर्श, उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। कौन से शब्द का उल्लेख नहीं है जी? राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है। तो ये तीनों के तीनों मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन 5, किसने संविधान सभा में कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? तो देखें, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर के.एस. मुंशी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये किसका है जी? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कथन है। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखें, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जबकि ये पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे। क्यों? क्योंकि इन्हें जोड़ा ही 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? यानी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन से भाग में है? तो देखें, ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 5 और ऑप्शन डी है भाग 6। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन से भाग में है जी? भाग 4 में। तो देखें, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं? 36 से 51 तक हैं। और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी लोगों का कल्याण कैसे हो। इसी प्रकार है भाग 3। तो भाग 3, मौलिक अधिकार कौन से भाग में हैं? मौलिक अधिकार भाग 3 में हैं। कहां से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हैं। यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के कहां तक हैं? 35 तक हैं। इसी प्रकार भाग 5, भाग 5 में संघ से संबंधित है। और इसी प्रकार भाग 6 है जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक हैं और भाग 6 राज्यों से संबंधित है, जबकि भाग 5 संघ से संबंधित है। क्वेश्चन 8, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय उचित है? यानी राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है
तो यदि एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभाएं भंग हों तो राष्ट्रपति के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखें, ऑप्शन ए है संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। ऑप्शन बी है भारत के निर्वाचन आयोग की अनुमति से चुनाव किया जा सकता है। ऑप्शन सी जी हाँ चुनाव किया जा सकता है। ऑप्शन डी जी नहीं चुनाव करना संभव नहीं है। तो अपना आंसर क्या आएगा जी? ऑप्शन सी। यानी यदि किसी राज्य की विधानसभाएं भंग हों एक या एक से अधिक तो राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो चुनाव किया जा सकता है। विधानसभाएं भंग होने पर राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। क्वेश्चन 9, संविधान के अनुसार कौन सी निधि फंड भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में होगी? तो ऑप्शन ए है भारत की समेकित विधि। ऑप्शन बी है राज्य की भारतीय समेकित विधि। ऑप्शन सी है भारत की आकस्मिकता निधि। ऑप्शन डी है सार्वजनिक भविष्य निधि। तो राष्ट्रपति के नियंत्रण में कौन सी होती है जी? भारत की आकस्मिकता निधि। और ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 267 में है। यानी भारत की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है? राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। और जब आकस्मिक जरूरत हो उस समय इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, जो किसके अनुमति से होता है? राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 267 के तहत। क्वेश्चन 10, भारत के राष्ट्रपति नंबर ए है दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किए जा सकते। ऑप्शन बी है केवल 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी कितने भी कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो देखें, आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार ही निर्वाचित हो सकता है, उसके निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इससे संबंधित अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी होगा, कितने भी कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। ये बात राष्ट्रपति के बारे में कौन से आर्टिकल में कही गई है जी? ये बात आर्टिकल 57 में कही गई है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार ही निर्वाचित हो सकता है। जबकि जो ये सेकंड लाइन है केवल 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए जा सकते हैं, तो ये बात अमेरिका के बारे में है। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित हो सकता है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जो कहां से हैं, कौन सी पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन 11 है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? यानी राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राज्यों के मुख्यमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। और ये बात अपन ने कनाडा से ली है कि राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। ये बात कहाँ से ली है? अपन ने कनाडा से ली है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसी प्रकार है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन 12 है, राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? तो देखें, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ये बात एकदम सही है। आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 60 में लिखा हुआ है
कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 60 में है। इसी प्रकार ऑप्शन बी, राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति के पास भेजता है। तो ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा लोगों का सदन है, लोगों के द्वारा निर्वाचित होता है। तो इसलिए ये पूछें कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो ये कथन भी अपना एकदम सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन ये ऑप्शन सी, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ये बात भी एकदम सही है। ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए यानी राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताएं कौन से आर्टिकल में हैं? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं का विवरण आर्टिकल 58 में है। और क्या लिखा हुआ है कि वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। नंबर 2, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी किसी भी प्रकार का चुनाव लड़े उसकी न्यूनतम आयु फिक्स होती है, अधिकतम आयु फिक्स नहीं होती। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। तो नंबर 1 विशेषता, वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। और नंबर 3, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहां पर यह नहीं कहा गया है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, बल्कि यह कहा गया है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। यानी राष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 58 है। इसी प्रकार ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति को पद की शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है। तो ये अपना कथन क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 60 यानी अनुच्छेद 60 के तहत दिलाता है। क्वेश्चन 13 है, राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? यानी राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन ए, भारत के सभी बालिग नागरिक। ऑप्शन बी, केवल निर्वाचित सांसद व विधायक। ऑप्शन सी, सभी सांसद व विधायक। ऑप्शन डी, केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य। तो देखें, राष्ट्रपति चुनाव में यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में है। देखें, संसद के 2 सदन होते हैं जी। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यानी संसद के कितने सदन हैं? 2, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और संसद में 2 तरह के सदस्य होते हैं। संसद में 2 तरह के सदस्य होते हैं, निर्वाचित व मनोनीत। निर्वाचित व मनोनीत। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अब अपने दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि संसद में तो 2 तरह के सदस्य होते हैं, निर्वाचित व मनोनीत, तो फिर निर्वाचित ही क्यों लेते हैं, मनोनीत क्यों नहीं लेते? तो इसके पीछे कारण है जी, उनको मनोनीत करता कौन है? मनोनीत राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य उसी के चुनाव में भाग लें तो विवाद का विषय बनता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और कौन लेते हैं जी? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके सभी निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के में। इसी प्रकार दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 54 में।
यानी संसद के निर्वाचित, विधानसभाओं के निर्वाचित, दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित। तो अपना आंसर क्या होगा जी? केवल निर्वाचित सांसद व विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। क्वेश्चन 14, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव 14 दिन के पहले हस्ताक्षरित नोटिस के बाद सदन में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन ये है सदन के कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा, बी है सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा, सी है सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा, और ऑप्शन डी है लोकसभा के कम से कम 100 व राज्यसभा के 50 सदस्यों के द्वारा। तो देखें, मैं आप लोगों को बता दूं, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के खिलाफ कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 61 में है। यानी आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब प्रश्न है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग क्यों लगता है? तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग यदि उसने संविधान का क्या कर दिया हो? उल्लंघन कर दिया हो। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये पूछें कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में। और महाभियोग क्यों लगता है? संविधान का उल्लंघन करने पर। दूसरी बात देखिए, संसद के 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में लाएं और जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में। यानी महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। और जो सदन महाभियोग लगा रहा है उसके 1/4 सदस्य, यानी जो भी सदन ला रहा है उसके कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। और जब उस सदन पे चर्चा हो तो चर्चा होने से 14 दिन पूर्व, चर्चा होने के 14 दिन पूर्व ये सूचना किसको देनी पड़ती है? राष्ट्रपति को, कि आपके खिलाफ क्या लाया जा रहा है? महाभियोग। उसके बाद में जो सदन लाया है वो सदन उसे कुल सदस्य संख्या के कितने बहुमत से पास करे? 2/3 बहुमत से पास करे। यानी जिस सदन में लाया गया वो सदन फिर उसे कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से पास करे। फिर कौन से सदन में जाएगा? दूसरे सदन में। और फिर दूसरा सदन भी यदि उसे 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। तो देखें, ये अपना ऑप्शन है सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा, यानी कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के द्वारा, और सदन पर चर्चा होने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी। और फिर वही सदन उसे 2/3 से पास करे। फिर दूसरा सदन भी यदि उसे 2/3 से पास कर देता है तो राष्ट्रपति हट जाता है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। देखें क्वेश्चन 15, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को किसके पास भेजा जाएगा? तो देखें, ऑप्शन ये है निर्वाचन आयोग, बी है संसद, सी है भारत का सर्वोच्च न्यायालय और डी है मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का मामला किसके पास जाएगा जी? सर्वोच्च न्यायालय। देखें, आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, चुनाव से संबंधित कोई मामला है तो किसके पास उसकी सुनवाई होती है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। लेकिन याद रखें, यदि चुनाव से संबंधित राष्ट्रपति का कोई मामला है तो इसमें आम नागरिक अपील नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय में या तो जो चुनाव लड़ रहा है वो, या जिन्होंने मत का प्रयोग किया है वो ही सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 71 के तहत अपील कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हुई है? गड़बड़ी हुई है या राष्ट्रपति का चुनाव विवादित है। तो आर्टिकल 71 के तहत जिन्होंने चुनाव में भाग लिया है, यानी जिन्होंने चुनाव में मत दिया है या जो चुनाव लड़ रहे हैं, वही आर्टिकल 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
आम नागरिक ऐसा नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अपील कहां पर होगी जी? सर्वोच्च न्यायालय में। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 के तहत। क्वेश्चन 16 है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति और डी है मानवाधिकार आयोग। तो अभियुक्त को दी गई फांसी सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है जी? राष्ट्रपति के पास। यानी अनुच्छेद 72 में कहा गया है, यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है जी। राष्ट्रपति को किसकी शक्ति है? क्षमादान की शक्ति। तो ये बात कौन से आर्टिकल में है? 72 में है। क्वेश्चन 17 है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, यानी केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यपाल और ऑप्शन डी है सेनाध्यक्ष। तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 में। क्वेश्चन 18 है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखें, ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश। और ये बात कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 60 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखें, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो ये पूछें कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता। क्यों? लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में शपथ लेता है। इसी प्रकार है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।